किसान भाइयों नमस्कार। मैं मेनका आप सभी किसान भाइयों और बहनों का स्वागत करती हूँ। भौगोलिक विविधता वाले अपने देश में आप और हम अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से रूबरू होते रहते हैं। कृषि के साथ साथ हमारे कृषक भाई बहनों को पशुओं की भी विशेष चिंता होती है। आपदा के समय पशु पोषण और आहार प्रबंधन विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, सहायक प्रोफेसर वेटनरी कॉलेज पटना। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आहार प्रबंधन की क्या रणनीति होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ व सुखाड़ हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। साथ ही हमारे राज्य बिहार की 2/3 भाग हमेशा बाढ़ में डूबा रहता है। बचा हुआ 1/3 भाग सूखे के स्थिति से विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे राज्य बिहार एक कृषि आधारित राज्य है। उसमें छोटे छोटे किसान, भूमिहीन किसान जो कि पूरी तरह से पशुधन पर डिपेंडेंट हैं, उनका स्थिति, आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाता है। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए बहुत सारी प्रौद्योगिकियां जो रिसर्चर साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, उस पर ध्यान देने की बात है, उसको अमल में लाने की बात है। बहुत सारे तकनीकी आहार प्रबंधन प्रौद्योगिकियां अवेलेबल है, जिसको कि हम यूज कर इस तरह के समस्याओं से निपट सकते हैं। यूरिया उपचारित चारा का उपयोग, यूरिया तरल आहार का उपयोग, यूरिया खनिज लवण ब्लॉक का उपयोग तथा अनकन्वेंशनल फीड रिसोर्सेस जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उसका उपयोग कर हम इस तरह से पशुओं का प्रबंधन एवं आहार की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, पशु पोषण एक गंभीर समस्या है। उसमें 80% उत्पादन का खर्च पशु पोषण पे आता है। अगर हम इन तकनीकियों का सहारा लेंगे प्राकृतिक आपदा के समय, तो हम अपने पशुओं का रक्षा कर सकते हैं, उनके जीवन को बचा सकते हैं, साथ ही साथ गरीब किसानों का मदद कर सकते हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिल सकती है। पहला तकनीकी है यूरिया उपचारित चारे का उपयोग। कैसे करें? सर्वप्रथम 100 केजी भूसा लेंगे, उस भूसे को एक फ्लोर पे फैला देंगे। उसके बाद 3.5 केजी यूरिया लेंगे, साथ ही 40 से 50 लीटर पानी लेंगे। पानी में यूरिया का घोल बना देंगे, फिर उस घोल को उस चारे के ऊपर छिड़काव करेंगे। छिड़काव के साथ साथ उस चारे को मिक्स करना है। साथ ही उसको मिक्स करने के बाद इकट्ठा कर प्लास्टिक से ढक देना है। उस चारे को 9 दिन तक उसी अवस्था में छोड़ देना है, एक गर्मी के मौसम के लिए। अगर ठंडे का मौसम हो तो उस चारे को 15 दिन तक छोड़ देंगे अथाह स्थिति में। उसके बाद उस चारे का उपयोग हम फीडिंग के लिए कर सकते हैं। इससे क्या होगा? यूरिया एक नाइट्रोजन का सोर्स है। नाइट्रोजन का मतलब है कि वो प्रोटीन प्रदान करेगा। तो यूरिया उपचारित चारा का प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। उसको खिलाने से हमें कंसंट्रेट की कमी व उससे किसानों का आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। कंसंट्रेट का कॉस्ट ज़्यादा होता है। यूरिया उपचारित चारा खिलाने से उसकी आमदनी को हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर यूरिया उपचारित चारा खिलाएंगे तो 1/2 लीटर से लेकर 2 लीटर दूध तक की वृद्धि होती है। ये वृद्धि का कारण प्रोटीन की मात्रा चारे में बढ़ना है। दूसरी प्रौद्योगिकी है यूरिया गुड़ खनिज ब्लॉक। यूरिया गुड़ खनिज ब्लॉक एक ईंटे के आकार का बनाया जाता है, जिसको प्रेस करके इसका मात्रा अलग अलग होता है। इसका सप्लीमेंटेशन मेन रूप से प्रोटीन की मात्रा को शरीर में पूरा करने के लिए है। जैसे गुड़ की मात्रा इसमें 40 भाग होगी, यूरिया की मात्रा 10 भाग होगी, गेहूं के चोकर की मात्रा 40 भाग होगी, 2 भाग
खनिज मिश्रण की मात्रा होगी, 1 भाग नमक की मात्रा होगी। इस तरह से 100 भाग पूरे होते हैं। फिर इसको मिक्स करके मिश्रित करके एक ब्लॉक बनाया जाता है और इसको प्रोटीन के सोर्स में हम पशुओं के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा है संकुचित संपूर्ण आहार ब्लॉक, जिसको हम कंप्रेस्ड कंप्लीट फीड ब्लॉक भी बोलते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, जिसका उपयोग हम क्षेत्र में फार्मर लेवल पे कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर मात्रा में दाना एवं भूसा, साथ ही खनिज एवं लवण की मात्रा होती है। इसका उपयोग करने से हम हरे चारे की कमी को पूरा कर सकते हैं, साथ ही एनिमल का मेंटेनेंस व उत्पादन मेंटेन कर सकते हैं, दूध की मात्रा को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 1 ब्लॉक पर एनिमल फीड करना है, साथ में पानी पिलाना है। उसके बाद भूल जाइए किसी भी चारे के बारे में। यह कंप्लीट संपूर्ण ब्लॉक है जो एनिमल के हर स्थिति के लिए उपयोगी है। इसके बनाने की अनेक तरह की विधि है, जैसे कि छोटे एनिमल के लिए छोटा ब्लॉक बनेगा, बड़े एनिमल के लिए बड़ा ब्लॉक बनेगा। दुधारू पशुओं के लिए उसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में खनिज लवण तथा प्रोटीन का मात्रा होगा। जैसे रेशियो जो होता है आमतौर पर वो रफेज और कंसंट्रेट का रेशियो 60:40 होता है, साथ ही 2% उसमें खनिज लवण का मात्रा होता है। तो इस तरह से एक मशीन के द्वारा संकुचित करके फीड ब्लॉक बनाया जाता है और उसको एनिमल को हम सप्लीमेंट कर सकते हैं प्राकृतिक आपदा के दौरान। जिस समय की जो पारंपरिक आहार प्रणाली है वो अफेक्टेड होता है, उस समय हम इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं और फार्मर का आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन, ऊल का उत्पादन, मीट का उत्पादन को हम मेंटेन कर सकते हैं। चौथा जो है प्रौद्योगिकी है, इसको हम आम तौर पे अनकन्वेंशनल आहार प्रणाली बोलते हैं। अनकन्वेंशनल मतलब जो जनरली यूज में नहीं आता है, जनरली उपयोग में नहीं आता है, जिसके बारे में लोगों को विशेष जानकारियां नहीं है, उस फीड को, उस चारा को अनकन्वेंशनल बोला गया है। जैसे कि बहुत सारी पेड़ की पत्तियां, बहुत सारे ऐसे फीड हैं जिसके बारे में किसानों को जानकारी है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के समय हम पेड़ों की पत्तियों को उपयोग कर सकते हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट जो होते हैं, जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, उसका उपयोग हम कर सकते हैं चारे के रूप में, तथा अपने जानवरों का उत्पादन हम सुनिश्चित कर सकते हैं, उसका जीवन का रक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ अनकन्वेंशनल अपारंपरिक फीड रिसोर्स में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। प्रोटीन की मात्रा 6% से लेकर 20% तक वैरी करता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और हमें एनिमल को, पशुओं को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है, उसके उत्पादन को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। तो अपारंपरिक आहार के द्वारा हम इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे पेड़ का उदाहरण दे, पेड़ों की पत्तियां बबूल की पत्ती हो, पीपर की पत्ती हो, बरगद की पत्ती हो, आम की पत्ती हो, नीम की हो, कटहल की हो, शीशम की हो, इस तरह से बहुत सारे अपारंपरिक आहार हम खाद्य के रूप में, पशु खाद्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई आहार की बात। अब ये बताइए कि पशुओं के विभिन्न प्रकार होते हैं, तो पशुओं को पानी की कितनी मात्रा देनी चाहिए, इसकी जानकारी हमारे किसान भाई और बहनों को दें। सबसे पहले तो हम यह जानकारी दे दें कि किस पशु को किस आधार पे जल एवं फीड का प्रबंधन करना चाहिए। सर्वप्रथम प्राकृतिक आपदा के दौरान छोटे पशु जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, बछड़े हैं, उनको सर्वप्रथम हम जल
तथा फीड का व्यवस्था करें उनके लिए। उसके बाद जो दूध उत्पादन करते हैं या किसी अन्य प्रकार का उत्पादन करते हैं जो पशु, उनके लिए करना चाहिए। उसके बाद बूढ़े तथा बीमार पशुओं के लिए वो प्रबंधन करना चाहिए तथा लास्ट में वैसे पशु जो उत्पादन नहीं देते हैं तथा एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनका प्रबंधन, खाद्य प्रबंधन सबसे लास्ट में करना चाहिए। जैसे आपने पानी का सवाल किया, पानी कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो उसके लिए हम बतला दें, सूखे की स्थिति में 80 से 100 लीटर पानी प्रति वयस्क पशु 80 से 100 लीटर पानी देना चाहिए। साथ ही उसकी धुलाई व सफाई के लिए अलग से पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये तो हो गई पानी की बात। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपदा से पहले और आपदा के बाद हमारा प्रबंधन कैसा होना चाहिए? सरकार को भी इसके बारे में तत्पर होना चाहिए कि हमें आपदा आने से पहले तथा आपदा आने के बाद कैसा प्रबंधन करना चाहिए ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा नुकसान, जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हो। जैसे कि फॉडर बैंक की स्थापना करना, विभिन्न प्रौद्योगिकियों का फार्मर लेवल पे इस्तेमाल करना, वैसे बीज का उत्पादन करना व प्रचार करना जो कम समय में कम पानी में ज़्यादा वृद्धि हो, ताकि हम हरे चारा का किसान भाइयों के लिए उपयोग हो सके। वैसे संस्थानों से जो आपदा प्रबंधन संस्थान है, साथ ही जिसमें पशु पोषण का रिसर्च होता है, उससे समन्वय करना, फीड तथा फॉडर रिसोर्स का जमा करना तथा विभिन्न साइंटिफिक एजेंसियों से मदद लेना, ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। तभी हम प्राकृतिक आपदा से समुचित रूप में अच्छे से निपट सकते हैं तथा किसानों को आर्थिक हानि से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं पे तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई वश नहीं होता, लेकिन जानकारी, जागरूकता और प्रबंधन के द्वारा हम क्षति को कुछ कम कर सकते हैं।